तो 19 मार्च को आने वाली है द मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर द रिवेंज, जो बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रखेगी। बट उसी दिन आ रही है टॉक्सिक। डैडीज होम। जी हाँ, ये मूवी केजीएफ वाली यश की अगली मूवी होने वाली है एंड अभी इन दोनों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। बट उससे पहले क्या आपको याद है शाहरुख और प्रभास की वो लड़ाई जिसने सबको सनकी कर दिया था? पिक्चर ना मेरे को भाई एकदम बकवास, बंडल, बोरिंग। पिक्चर का नाम होना चाहिए कौसाई। सिर्फ काटा कुटी पैसा ये ज्यादा कमाएगा, मगर पिक्चर ढूंढ के अच्छा है। या वो जिसमें करण जौहर और अजय देवगन की ऐसी बीफ हुई कि काजोल को काम मिलना बंद हो गया था। जो मैंने केस किया है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो एक सिस्टम पे है। एंड क्या आपको उस लड़ाई के बारे में पता है जहां शाहरुख खान ने कहा था कि वो रणबीर कपूर की मूवी को डिस्ट्रॉय करेंगे? If they had not released with us, we would have been the first movie in the history of Bollywood to be 100 crore. प्रभास और एसआरके की लड़ाई तो सबने सुनी होगी, राइट? जिसमें साउथ वर्सेस बॉलीवुड का पंगा एक गंदी फाइट में बदल गया था। तो बात है क्रिसमस 2023 की, जब बॉयकॉट बॉलीवुड का गेम करने के बाद और 2000 करोड़ मूवीज देने के बाद एसआरके ला रहे थे अपनी अगली मूवी बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजू हिरानी के साथ। मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर एक है स्क्रिप्ट मेरे पास, जिन्होंने 3 इडियट्स और मुन्ना भाई जैसी आइकॉनिक मूवीज दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डंकी की। एंड इस हिट स्टार के साथ कौन टक्कर लेगा, राइट? पर किसी में ऐसा फौलादी जिगरा है तो वो सिर्फ एक बंदे में है। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ हमारे राजा साहब प्रभास की, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम डेट पर ला रहे थे अपनी फिल्म सलार, वो भी केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ। एंड ये क्रेजी था कि एक तरफ मोस्ट अवेटेड एसआरके और हिरानी का कोलैब, वहीं पे साउथ बिग स्टार और केजीएफ डायरेक्टर का कोलैब। एंड इंडियंस को तो तुम जानते ही होगे, दोनों मूवीज को सपोर्ट करने की बजाय हो गई गंदी लड़ाई, और इस लड़ाई में आग लगा दी डंकी की टीम ने। तो पेन मीडिया कंपनी ने कहा कि उन्हें डंकी के लिए 100% सिंगल स्क्रीन चाहिए, मतलब सारी स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू देम एसआरके ने इस साल 2 ब्लॉकबस्टर्स दी है एंड वो ये चीज डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने थिएटर ओनर्स को ये तक बोल दिया था कि देख लो, तुम्हें अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है या कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए सदन मूवीज को। I mean, ये गलत है। और जैसे ही कॉन्वर्सेशन सिनेमा के अराउंड होनी चाहिए थी, अब नॉर्थ वर्सेस साउथ हो गई थी। इनफैक्ट ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ती चली गई कि केजीएफ और सलार के स्टूडियो हॉमबिल्ड प्रोडक्शंस ने ये कह दिया कि पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज बायस्ड है डंकी को लेकर, और इन्होंने इन चेन्स को साउथ में अपनी मूवी ही नहीं दी लगाने को। एंड ये बहुत गलत चीज है। एंड अभी तो बात बढ़ने वाली थी। डाई हार्ड प्रभास के फैंस एसआरके की ओवर एक्टिंग को ट्रोल करने में लगे हुए थे, वही एसआरके के फैंस प्रभास के सांड जैसे बदन को। इनफैक्ट ट्विटर ने इस लफड़े का नाम भी निकाला था, सलार प्लस डंकी, संकी मतलब पागल, व्हिच मेक सेंस क्योंकि दोनों साइज के फैंस मुझे यही लगते हैं। एंड सही में ये मुद्दा बहुत लंबा चला, बट एंड में क्या हुआ, इवेंचुअली दोनों मूवीज रिलीज हुई और दोनों ही काफी मिड निकली। I mean, डंकी में राजू हिरानी का स्टाइल काफी आउटडेटेड लग रहा था एंड इस बार एसआरके ने ओवर एक्टिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सॉरी, ये फिल्म ना हमें हंसाती है ना रुलाती है, बस बिठाकर कैरेक्टर्स का स्ट्रगल दिखाती है, जो बहुत बोरिंग था। पिक्चर ना मेरे को भाई एकदम बकवास, बंडल, बोरिंग और डिजास्टर लगी मेरे को। वही ऑन दी अदर हैंड सलार को देखने में अपने आप में एक स्ट्रगल था। पूरे मूवी में इतना अंधेरा था कि मानो स्क्रीन का ब्राइटनेस से ऑफ कर दिया हो, और 3 घंटे में से तो 2.5 घंटा बस प्रभास स्लो मोशन में चलता रहता है। पिक्चर का नाम होना चाहिए कौसाई। सिर्फ काटा कुटी छोड़ के, एक्शन छोड़ के पिक्चर में एक भी कुछ भी अच्छा नहीं है। और पता नहीं यार, हर चीज को ग्रैंड क्यों दिखाना है? प्लास्टिक के चाकू से प्रभास मिर्च के साथ चावल क्यों खा रहा है, मतलब कुछ भी। और जाने दो, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि ये क्लैश जीता कौन। तो जहां डंकी ने 360 करोड़ कमाए बॉक्स ऑफिस पर, वही सलार ने कमाए 575 करोड़। I mean, इनको बस एक डार्क बैकग्राउंड में 23,000 स्लो मोशन दिखा दो, उससे हिट बना देंगे। तो एक फ्रेश स्टोरी है और ये देखने को जाएगा ना, आपका मन में केजीएफ 3 लगेगा। बट सलार ने ज्यादा पैसे कमाए, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि डंकी एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी, वही सलार एक एक्शन मसाला मूवी थी। तो कॉम्पिटिशन वन साइडेड था। मगर पैसा ये ज्यादा कमाएगा, मगर पिक्चर ढूंढ के अच्छा है। बाद में प्रशांत नील ने इस क्लैश के लिए राजू हिरानी और एसआरके से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये क्लैश बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, हमें ये बस एस्ट्रोलॉजी और लॉजिस्टिकल इश्यूज से करना पड़ा। तो जहां डायरेक्टर ने खुद मिचौली इस चीज को हैंडल किया, फैंस आज तक नहीं रुके। ट्विटर पर आज भी आप खोल के देखोगे तो ये वॉर जारी है। और जब स्पिरिट के अनाउंसमेंट में प्रभास को इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बोला गया, तब इस चिंगारी ने वापस आग पकड़ ली। I mean, 4 मूवीज क्या हिट हो गई, किंग यू। फिर क्या था, सिड आनंद ने भी किंग के टीजर में देयर इज ओनली वन किंग डालकर इस आग में घी डालने का काम किया। एंड ऐसे ये साउथ वर्सेस एसआरके की जंग जारी है। अब देखना ये होगा कि स्पिरिट और किंग में से कौन बनेगा टॉप। बट याद रखना, देयर इज ओनली वन किंग। तो ये जो अगली फाइट है ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसमें अजय देवगन जा भिड़े बॉलीवुड के धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक करण जौहर से एंड द ग्रेटेस्ट रणबीर कपूर से। एंड ये मैटर इतना सीरियस हो गया था कि जब करण ने अपने शो पर अजय देवगन से पूछा कि तुम्हारा इंडस्ट्री में सबसे कट्टर दुश्मन कौन है, अजय ने कहा एक टाइम पर तुम थे।
कि इंडस्ट्री में क्या कभी उनका कोई कट्टर दुश्मन रहा है? वंस अपॉन अ टाइम यू। डैम, बट ऐसा क्यों भाई? तो करण जौहर अपनी डेब्यू मूवी कुछ कुछ होता है के बाद से इंश्योर करते हैं कि उनकी हर मूवी जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं उसमें उनकी लकी चार्म काजोल का कैमियो जरूर होना चाहिए, भले ही वो ये गाना हो या फिर नाजिया हसन की कॉपी वाला ये डिस्को दीवाने। इन सब में था काजोल का कैमियो, पर ये स्ट्रीक तब टूट गई जब आई काजोल के हस्बैंड की मूवी शिवाय, जिसे अजय देवगन ने बड़े ही अलग स्केल पे शूट किया था, यहां तक कि अपना नो किसिंग क्लॉज भी तोड़ दिया। तो आप इससे समझ सकते हो कि अजय इस मूवी के लिए कितना डेडिकेटेड थे। बट तभी हुई इनकी भसड़ करण जौहर से। तो 4 साल बाद करण जौहर एज अ डायरेक्टर कम बैक करने आ रहे थे, वो भी रणबीर कपूर के साथ, तुम्हारी भाभी अनुष्का और मेरे बचपन की क्रश ऐश्वर्या जी के साथ, इन अ मूवी कॉल्ड ऐ दिल है मुश्किल। और ये दोनों मूवीज रिलीज हो रही थी एक ही दिन पर, तो स्टेक्स दोनों साइड से काफी हाई थे। बट फिर सामने आया एक ऑडियो जिसने बॉलीवुड का बहुत डार्क सीक्रेट सामने रख दिया। तो इस ऑडियो में कुमार मंगल और केआरके के बीच एक कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें केआरके कहता है कि करण जौहर ने उसे 25 लाख दिए थे ऐ दिल है मुश्किल की तारीफ करने के लिए और वही शिवाय की बुराई करने के लिए। लेकिन आपको शिवाय को बीच में घुसेड़ने की जरूरत क्या है? अभी यार अभी ऐसा तो मत करो ना, मतलब करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या? जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। नहीं, अजय ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि करण ने ऐसा कुछ किया है या नहीं, क्योंकि ये काफी बड़े एलिगेशंस थे। एंड फिर आई काजोल ने इसे रीट्वीट करते हुए कहा शॉक्ड, और पूरे इंडस्ट्री में इस मैटर की चर्चा होने लग गई। रेमो डिसूजा, राम गोपाल वर्मा से लेकर विवेक अग्निहोत्री तक सब कहीं ना कहीं अजय के साइड नजर आए और इंडस्ट्री में एकता की बात होने लगी। बट फिर इन दोनों में से जीता कौन? तो इवेंचुअली जब ये दोनों मूवीज रिलीज हुई तो दोनों ही हिट हो गई। जहां शिवाय का बजट थोड़ा ज्यादा था, अराउंड 105 करोड़, बिकॉज उसमें ऑफकोर्स बड़े एक्शन सीक्वेंसेस थे। इनफैक्ट शिवाय को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का नेशनल अवार्ड भी मिला था। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी गोज टू असीम बजाज फॉर शिवाय। वही ऑन द अदर साइड ऐ दिल है मुश्किल सिर्फ 70 करोड़ में बनी और हिट हुई। पर एक चीज दोनों में कॉमन थी, अरिजीत सिंह के शानदार गाने, फिर चाहे वो दिल टूटे आशिकों का चन्ना मेरे हो या फिर स्लो बट ब्यूटीफुल सॉन्ग दरखास्त। डैम भाई, चन्ना मेरे दरखास्त है ये। पता ही नहीं चला यार, 10 साल हो गए ये सब में। प्लीज अरिजीत सर वापस आ जाओ यार। एंड बाद में होना क्या था, करण और काजोल की दोस्ती टूट गई और 2-3 साल तक उन्होंने बात नहीं की। बट थोड़े टाइम बाद इन दोनों ने वापस दोस्ती कर ली। लेकिन एक मिनट, करण भाई आपने तो कहा था एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। करण ने इसमें बोला कि अजय ग्रेशियस थे कि उन्होंने कहा कि जो हुआ जाने दो, हम दो एक ही इंडस्ट्री के पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। वाओ, तो ऐसे करते हैं मूव ऑन। कर लो भाई आप लोग भी, कब तक दारू पी के उसको टेक्स्ट करते रहोगे? तो एसआर के फैंस को पता होगा कि इससे पहले भी एसआर के बहुत सारे बॉक्स ऑफिस क्लैशेस का पार्ट रहे हैं, बट उनमें से शायद ही कोई इतनी फायरी और धमाकेदार रही हो जितना कि ये नेक्स्ट वाला है। तो दिवाली पे हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं, पर असली आतिशबाजी हुई 2007 में। ये वही समय था जब लंबे बाल वाले एमएचडी वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और ब्लैक जैसी क्रिटिकल सक्सेस के बाद संजय लीला भंसाली ला रहे थे अपनी नई फिल्म, जिसमें पहली बार डेब्यू कर रहे थे ऋषि कपूर जी के बेटे रणबीर कपूर। जब से तेरे नैना जिन्हें मिलनी चाहिए थी तारीफ, पर मिली एसआरके से धमकी। तो इसी टाइम के अराउंड शाहरुख खान की चक दे इंडिया ने बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया था और सब वेट कर रहे थे न्यू मूवी का। एंड गेस व्हाट, अनाउंस हुई मेरी जान मेरी धड़कन, इजीली टॉप 50 मूवीज ऑफ बॉलीवुड में से एक, ओम शांति ओम। एंड सबको पता लग गया था कि ये मूवी बैंगर होगी। बट प्रॉब्लम ये थी कि सावरिया और ओम शांति ओम एक ही दिन पर रिलीज होने वाली थी और फिर हुई चालू भसड़। एसआरके ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सावरिया को बर्बाद कर दूंगा। डैम, पहले का शाहरुख खान कितना इविल था भाई। वही भंसाली ने कहा कि हमने 40 करोड़ कॉस्ट्यूम्स पर नहीं, इंस्टेड कंटेंट पर खर्च किया है। एंड अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि उस टाइम पे सावरिया को सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल को प्रोड्यूस कर रहा था और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई इंडियन मूवी अमेरिका में इतने बड़े स्केल पर रिलीज होने जा रही थी। इवन इसका बजट ओम शांति ओम से 5 करोड़ ज्यादा था। एंड फिर आया वो डेट जब हुई इन दोनों मूवीज की तगड़ी लड़ाई। तो ओम शांति ओम एक बॉलीवुड मसाला मूवी थी जिसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन सब था। वही सावरिया साउथ दिल्ली गर्ल्स की फेवरेट राइटर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की स्टोरी व्हाइट नाइट से इंस्पायर्ड थी, जिसको खुद राज कपूर ने अनसक्सेसफुली पर्दे पर लाने की कोशिश की थी उनकी मूवी चलिया मैं तो। चलिया मेरा नाम। तो बैटल लाइंस बिक चुकी थी। जहां एसआरके ने एड से थर्ड स्ट्रैप लगाया तो वही रणबीर ने टॉवल ही गिरा दिया। I mean, ये गाना दिन भर 9XM पर आता था। जब से तेरे नैना। सावरिया ठीक ठाक मूवी थी। इवन इसमें सल्लू भाई और रानी मुखर्जी का कैमियो भी था। बट ओम शांति ओम कैमियोस का बात निकलता है, which was दीवानगी दीवानगी। दीवानगी है
एंड ऐसे ओम शांति ओम ने चप्पड़ फाड़ दिया, वही सावरिया का टाई टाई फिस हो गया। सावरिया अपना बजट भी कवर नहीं कर पाई एंड वही ओम शांति ओम ने अपने बजट का डबल से भी ज्यादा कलेक्शन किया, 83 करोड़ से। डैम। एंड क्या आपको पता है, अगर सावरिया ना होती तो ओम शांति ओम 100 करोड़ पार होती। बताता हूँ क्यों। फराह खान ने कई सालों बाद इंटरव्यूज में कहा कि अगर हम उस टाइम पे ईगो में आकर क्लैश नहीं करते तो मेरी ओम शांति ओम 100 करोड़ करने वाली पहली मूवी बन जाती गजनी की जगह। And in fact, I feel so bad, Anu. If they had not released with us, we would have been the first movie in the history of Bollywood to be 100 crores. शिट यार, बट कोई नहीं मैम, होता है। भले ही ओम शांति ओम मूवी ने 100 करोड़ नहीं कमाए, बट आज भी 100% उतनी ही एंटरटेनिंग और ब्रिलियंट है। इसके मेटा जोक, सॉन्ग्स, डायलॉग सब आइकॉनिक है। फिर चाहे ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त हो या 2 चुटकी सिंदूर की कीमत आप तो जानते होंगे रमेश बाबू। एंड इनफैक्ट आप हर दूसरे रील पे ये डायलॉग तो सुनते ही होंगे, राइट? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। एंड ऐसे ओम शांति ओम ने सावरिया को हराया और बन गई द बेस्ट। तो अब 2007 की दिवाली से चलते हैं 2012 की दिवाली पर, जहां रिलीज होने वाली थी सन ऑफ सरदार। पर इसके रिलीज के टाइम इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से काजोल और वाईआरएफ वालों की तगड़ी भसड़ हो गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कि अजय देवगन एक केस कर देते हैं वाईआरएफ के ऊपर अनफेयर हाईजैकिंग ऑफ स्क्रीन्स को लेके। उनका आरोप ये था कि वाईआरएफ ने एग्जिबिटर्स के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि अगर उन्हें एक था टाइगर ईद पर चलानी है तो दिवाली के टाइम सारे स्क्रीन्स वाईआरएफ को देने होंगे। मतलब वाईआरएफ के अलावा कोई और मूवी नहीं चलेगी। एंड ये वो टाइम था जब सल्लू भाई का स्टारडम अपने पीक पर था, इसीलिए एग्जिबिटर्स ने मजबूरन ये डील ले ली। एंड गेस व्हाट, एक था टाइगर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एंड इसी बात पे अब वाईआरएफ ने वो स्क्रीन्स यूज करी अपनी अगली आने वाली मूवी जब तक है जान के लिए। बट कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब इसी टाइम मूवी आ रही थी सन ऑफ सरदार। मेरा मतलब है कि बंदा जाए या बाय। बट इसके लिए स्क्रीन्स थी नहीं। I mean, मुझे भी टिकट नहीं मिली थी, मैं खुद सीडी लाया था, घर पे देखी थी। एंड इसी बात से अजय देवगन की सटक गई। वो सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास याचना लेकर गए वाईआरएफ के अगेंस्ट। एंड उन्होंने अपना साइड रखते हुए कहा कि हमें 1000 से भी कम स्क्रीन्स मिले हैं, ऐसे में कोई मूवी अपना बजट कैसे रिकवर करेगी। और ये बात छोटी मोटी नहीं थी। अजय के इन स्टेटमेंट्स के बाद मीडिया ने एसआरके वर्सेस अजय देवगन का न्यूज चलाना चालू कर दिया। जो मैंने केस किया है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो एक सिस्टम पे है। एंड इसके जवाब में अजय ने कहा कि एसआरके का कोई लेना देना नहीं था इस मैटर में। वो तो जब तक है जान के प्रोड्यूसर भी नहीं है। इट इज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि यश जी भी अगर होते तो यही चाहते कि दोनों फिल्में आए। मैं तो ये चाहूंगा कि सभी फिल्में चलें, भगवान करे कि इंडस्ट्री की सब फिल्में चलें। एंड ये फाइट लंबी चली, बट एंड में क्या हुआ? इवेंचुअली अजय देवगन की मूवी को 1900 स्क्रीन्स मिल जाती है, वही जब तक है जान को 2400, जो कि अभी भी 500 ज्यादा थी पर ठीक ठाक बैलेंस था। एंड सन ऑफ सरदार हिट साबित हुई। एंड ये इजीली वन ऑफ द बेस्ट स्टूपिड कॉमेडी मूवीज में से एक है। हम इसके टोटे टोटे कर देंगे। बट एक मिनट, इससे काजोल की लड़ाई कैसे हुई? तो अजय देवगन और वाईआरएफ ने बाद में आपस में मैटर को सॉल्व कर लिया, बट इस कंट्रोवर्सी की वजह से काजोल वाईआरएफ से ब्लैकलिस्ट हो गई। इस कंट्रोवर्सी की सबसे सैड बात यह थी कि जब तक है जान लेजेंडरी यश चोपड़ा जी की लास्ट मूवी थी, जिसकी प्रोडक्शन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। और फिर उनके बाद उनके बेटे आदित्य ने बची हुई मूवी पूरी करी। इनफैक्ट मूवी का टाइटल ट्रैक जो यश जी शूट करने वाले थे, उसे रीशूट ना करके उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया गया। और इस वजह से जब तक है जान का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था, जिसमें वाईआरएफ की सारी हीरोइंस को इनविटेशन गया था, बस एक को छोड़ के। गेस करो कौन? काजोल, who happens to be अजय देवगन्स वाइफ too। इनफैक्ट एक साल बाद भी यश जी के बर्थडे पर जब बहुत बड़ा बैश रखा गया, उसमें भी काजोल को इनवाइट नहीं किया गया। As somebody who was connected to both sides, I think you're just helpless at that point of time. Which was quite sad. I mean, काजोल ने वाईआरएफ को कई मूवीज दी है, जैसे DDLJ और फना। बट कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग इवेंचुअली। काजोल की कजन रानी ने वाईआरएफ के मालिक आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली एंड वो लोग आपस में क्लोज हो गए। एंड अगर आपको जानना है कि रानी मुखर्जी और आदित्य का रिलेशनशिप कंट्रोवर्शियल क्यों था, तो ये वीडियो जरूर देखना। तो फाइनली आ जाते हैं उस क्लैश पे जो आने वाली है 19 मार्च 2026 को, जब फाइनली सही में नॉर्थ वर्सेस साउथ की रियल जंग होने वाली है। क्योंकि अभी टक्कर कोई छोटी मोटी नहीं होगी, बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। घायल हूं, इसलिए घातक हूं। डैडीज होम। बिकॉज अब सामने है धुरंधर, वो मूवी जो कि बॉलीवुड के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी है और केजीएफ से सब जगह छाने वाले यश की 4 साल बाद रिलीज होने वाली मूवी टॉक्सिक। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है कि क्या लोगों को बस बिना एक्टिंग, मार धाड़, सेक्स हुक्स, फालतू के स्लो मोशन पसंद है या फिर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी से भरी हुई मूवी। एंड देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस के अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस इस मूवी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अभी 3 तारीख को ही 12/12 को धुरंधर ने अपना सेकंड पार्ट धुरंधर द रिवेंज का टीजर
टीजर डाला। I mean, वही ग्लिम्स है जैसे हमें मूवी के एंड में देखा था, बट नए म्यूजिक पर ये और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इंटेंस भी, जिसका मतलब है ये मूवी इजीली 2000 करोड़ कमाने वाली है। और वही बात करें धुरंधर द रिवेंज की मार्केटिंग की, तो उसका मार्केटिंग कौन कर रहा है? धुरंधर पार्ट 1 जो नेटफ्लिक्स पे आ गई है अभी। वही बात करें टॉक्सिक के टीजर की, तो I mean, क्या था भाई ये? वो डांसिंग कार से बॉम्ब उड़ाना, मतलब बात कुछ हजम नहीं हुई। या तो फिजिकली हो जाते या फाइट ही कर लेते, ये लॉजिक छोड़ने की क्या जरूरत थी? और लुक भी ऐसा लग रहा है कि रॉकी भाई ने 100 रुपए में बुलेट करवा लिया हो। ना कुछ इनोवेशन, ना कुछ इमोशन, बस सिर्फ स्लो मोशन। मतलब बॉयकॉट के टाइम पे तो पूरा ये था ना कि बॉलीवुड सेक्स दिखाता है, औरतों की इज्जत नहीं करता। ये गाड़ी में क्या पॉपकॉर्न बना रहे हैं? एंड अगर आपको पता ना हो तो बता दो कि ये मूवी एक फीमेल डायरेक्टर बना रही है, गीतू मोहनदास। I mean, ये इंटरेस्टिंग है कि टॉक्सिक ने फीमेल्स को भी काफी चांस दिया है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 5 फीमेल एक्टर्स होने वाले हैं, जैसे कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, नयनतारा और मेरी नई क्रश रुक्मिणी वसंत। मतलब फीमेल रिप्रेजेंटेशन तो पूरा ऑन द टॉप है। बट मुझे यही डर है कि साउथ वाले प्लीज इनको अच्छा स्क्रीन टाइम दे, जस्ट फॉर द सेक लेने की जरूरत नहीं है, उन कैरेक्टर्स को अच्छा प्लॉट में यूज किया जाए। एंड जो ट्रोल्स बॉयकॉट बॉलीवुड चिल्लाते रहते हैं ना कि सर हमारा सिनेमा बेस्ट है, बॉलीवुड से सेक्स सुख दिखाता है, अब टीजर में दिखाए गए डांसिंग कार वाले क्लिप को कट करके शेयर नहीं कर रहे, क्यों बेटे? डबल स्टैंडर्ड। ये तो बात हुई टॉक्सिक की, बट अगर मैं धुरंधर पर बात करना शुरू करूंगा तो शायद ये वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी। पर अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये मूवी एक्चुअली में पीक सिनेमा है। इसमें स्टोरी है, एक्टिंग है। I mean, हीरो को हीरो बनाने के लिए ऐसे फालतू 15 लाख स्लो मोशन वाले शॉट्स नहीं डालने पड़ते हैं। एंड धुरंधर तो मैं थिएटर्स में 2 बार देखने के बाद नेटफ्लिक्स पर 3 बार देख चुका हूं, एंड हर बार मुझे कुछ नया दिख जाता है। एंड ये इस मूवी की खासियत है। जहां अब लोग मूवीज को देखकर 2 दिन में भूल जाते हैं, वही इसकी बात लगातार 2 महीने से चल रही है। एंड इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी का इम्पैक्ट किस लेवल का है। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। एंड ऑब्वियसली अब लोग इसका दूसरा पार्ट जरूर देखेंगे, विच इज क्रेजी। ये मूवी पूरी इंडिया की ऐसी मूवी बनी है जिसने 50वें दिन तक 1 करोड़ से ऊपर कमाए हैं। कैन यू डू इट राजा साहब? लॉल, मजाक कर रहा हूं। तो फाइनली बात करें इस क्लैश की, तो मुझे शॉर्ट विश्वास है कि धुरंधर एक क्रेजी एक्सपीरियंस देने वाली है। वही टॉक्सिक का अभी तक हमने ट्रेलर नहीं देखा, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बट होप करता हूं कि ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, अपने टाइटल टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स को जस्टिफाई करे। आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, धुरंधर या फिर यश की टॉक्सिक? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वह सिनेमैस्टिक है। हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए।